नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देव एजुकेशन 247 पर। तो दोस्तों, आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग यूपी जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपकी आने वाली यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते बिना किसी देर के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, बात की जाए तो इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। इसकी स्थापना सन 1887 में की गई थी और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। चलिए, अगला है महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1916 में संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यह देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय जो फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यह देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है, और इसके साथ ही ये फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। अगला है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और यह राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, यहाँ पे हम लोग दोस्तों कुछ प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ये ऐतिहासिक राज्य विश्वविद्यालय है। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि आगरा में स्थित है। पूर्व में इसका नाम आगरा विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला है दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि गोरखपुर में स्थित है और ये पूर्वांचल का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये पश्चिमी यूपी का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। अगला है दोस्तों छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में स्थित है और इसका पूर्व नाम है कानपुर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग दोस्तों अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो सारे आपको याद हों। चलिए, अगला है हमारा कृषि एवं विशिष्ट विश्वविद्यालय। अब देखिए, इसमें है पहला आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि अयोध्या में है। अगला है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में है और यह राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सैम हिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि नैनी प्रयागराज में है। और फिर अगला है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि बांदा बुंदेलखंड में है। और फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जो कि मोदीपुरम मेरठ में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय जो कि आपको सारे याद रखने हैं। अगला है दोस्तों हमारा खेल विश्वविद्यालय, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। इस पर दोस्तों स्टार बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है मेरठ के सलाहपुर में और ये राज्य का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में स्थापित किए गए नए राज्य विश्वविद्यालय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप सबको याद रखना है। तो देखिए, इसमें है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में है। माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय, जो कि सहारनपुर में है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, ये आजमगढ़ में है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यह प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए राज्य का पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ देख लेते हैं। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जो कि राज्य का एकमात्र खेल विश्वविद्यालय, ये मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में है। ये यहाँ पर अनुसंधान संस्थान से एक रिलेटेड क्वेश्चन आगे, खैर कोई बात नहीं, इसको मैं आगे भी बताऊंगा। अगला है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके मुख्य संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी और इसके मुख्य संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे लखनऊ के, ठीक है, जो लखनऊ के जो भी प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए पहला है दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में CDRI बोलते हैं। ये है दवाओं के विकास हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये दवाओं से संबंधित है। नाम से ही पता है, औषधि, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये दवाओं के विकास से संबंधित है और ये लखनऊ का एक अनुसंधान केंद्र है। अगला है दोस्तों लखनऊ का अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI, ये पादप विज्ञान में अग्रणी है। नेक्स्ट है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इसमें होता है क्या है कि इसमें जो विषैले पदार्थ हैं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी है लखनऊ में। अगला है दोस्तों कि लखनऊ को सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बताइए वह कौन सा ज़िला है जिसको सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ने हैं लखनऊ के कृषि एवं औषधीय संस्थान। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये भी लखनऊ में है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए, एक नोट इंपॉर्टेंट डाल लेना कि जो गन्ना संस्थान है ये लखनऊ में है, जबकि चीनी वाला जो संस्थान है ये कानपुर में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो गन्ने से संबंधित संस्थान है ये लखनऊ में है और चीनी से संबंधित संस्थान कानपुर में। ये ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि गन्ने से संबंधित संस्थान पूछा है तो राइट आंसर लखनऊ होगा, और चीनी से संबंधित संस्थान पूछा जाए तो राइट आंसर कानपुर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ के कुछ विशिष्ट अनुसंधान संस्थान। तो इसमें पहला है बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान। ठीक है, यानी कि बीरबल साहनी जो पुरावनस्पति संस्थान है ये जीवाश्म और प्राचीन पादपों का अध्ययन करता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, जो कि मछली प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। और सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर दोस्तों स्टार बना लेना, पूछा जा सकता है कि सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और ये सैटेलाइट डेटा और जो मानचित्रण होता है उससे संबंधित है। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कानपुर के कृषि एवं तकनीकी हब। तो देखिए इसमें पहला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। इसमें होता क्या है दोस्तों, तो ये दालों के उत्पादन और सुधार से संबंधित है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय शर्करा चीनी संस्थान, ये भी कानपुर में है, जो कि चीनी तकनीक और शोध से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ये कानपुर में है, जो कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से संबंधित है। और भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये किससे संबंधित, तो ये चमड़ा उद्योग और शोध से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला है हमारा, हम पढ़ेंगे वाराणसी के विरासत और कृषि के बारे में। वाराणसी में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसमें पहला है हमारा भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, जो कि सब्जियों के उन्नत बीजों के विकास से संबंधित है।
अगला है फिर भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, जो कि सिल्क और टेक्सटाइल के आधुनिक विकास से संबंधित है। और फिर है दोस्तों IRRI क्षेत्रीय केंद्र, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान से संबंधित है। तो ये सभी संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे वाराणसी में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग नोएडा के कुछ आधुनिक संस्थान के बारे में। तो इसमें पहला है, जैसे श्रम संस्थान के बारे में जानते हैं, तो इसमें पहला है VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो कि नोएडा में स्थित है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक संस्थान, ये हमारा नोएडा में है। और कोशिकीय एवं आणविक कैंसर अनुसंधान संस्थान, तो ये भी हमारा नोएडा में स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, ये भी नोएडा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे पक्षी एवं पक्षी चिकित्सा संस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, पता नहीं है कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है IVRI, ठीक है, जो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये हमारे बरेली के इज्जत नगर में है। अगला है दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारा बरेली के इज्जत नगर में है। और मखदूम मथुरा में कौन सा है, तो यह है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पूरे पेज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उठा के देख लेना, PYQ में आपको भर भर के यहाँ से सवाल मिलेंगे। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय विशिष्ट संस्थान। दोस्तों ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें और एक दो बार चाहें तो रिवीजन भी कर लें, जिससे आपको बहुत अच्छे से यहाँ से सवाल याद हो जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका झांसी में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जो कि गणित एवं भौतिकी संबंधित है, ये प्रयागराज में है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कागज़ शोध से संबंधित है, ये आपका सहारनपुर ज़िले में है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले शोध संस्थान, जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें पहला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये आपका वाराणसी में है। चलिए दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें, जिससे ये आपको सारे याद हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अब हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण स्थानीय शोध केंद्र के बारे में। तो इसमें पहला है मेरठ का, जिसका नाम है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जो कि मेरठ के मोदीपुरम में है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, जो कि खुर्जा बुलंदशहर में है। और अगला है हमारा राजकीय पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये हमारे महोबा ज़िले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इससे मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें दे देता हूँ, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो औषधि वनस्पति और विष गणना से संबंधित संस्थान है, ये आपको लखनऊ में याद रखने हैं, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रिक है जो आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, कि औषधि वनस्पति विष और गन्ना से संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान है, इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। दाल चीनी और चमड़ा, इससे संबंधित जो संस्थान है ये कानपुर में है। पशु पक्षी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, कि पशु पक्षी वाले बरेली में है। और चारागाह यानी कि घास वाले झांसी में है। तो ये सारे आपको संस्थान याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं, हालांकि इसका मैंने आंसर आपको शुरू में ही दे दिया। फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में, ठीक है। दाल वाला कहाँ पर बताया, कानपुर में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं भैया इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने इसको क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ेंगे। चलिए इसमें पहला है ब्रज क्षेत्र के, ठीक है। ब्रज क्षेत्र के कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और लीलाओं पर आधारित ये नृत्य हैं। जैसे इस आपका चरकुला नृत्य हो गया, रासलीला हो गया, मयूर नृत्य हो गया, ये भगवान श्री कृष्ण के ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड के नृत्य, तो इसमें कौन कौन से, तो देखो ये वीरता और उल्लास के लिए प्रतीक नृत्य है, ठीक है। ये जो होता है कि वीरता और उल्लास के लिए किया जाता है। इसमें है आपके राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ख्याल और सहरा नृत्य, ठीक है। अगला है हमारा पूर्वांचल के नृत्य, जिसमें है जो कि हमारा सामाजिक और मांगलिक
उस समूह के नृत्य, जैसे कि धोबिया हो गया, नटवरी हो गया, कटघोड़वा नृत्य, तो ये पूर्वांचल के नृत्य हैं। चलिए आगे हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम जानते हैं इसमें चरकुला के बारे में। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है। तो यह नृत्य ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपक रखकर पहिया या चरकुला घुमाते हुए नृत्य करती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दीपक हैं, ये 108 दीपक हैं और ये इस तरह से एक चक्र जैसा पहिया रखा हुआ है जिस पर महिलाओं ने 108 दीपकों को रखते हुए और फिर ये नृत्य को कर रही हैं। यह होली के बाद दूज के दिन आयोजित किया जाता है। यह राधा रानी के जन्म उल्लास का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं, सबसे पहले तो ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें होता क्या है कि इसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दीपक रखकर चरकुला घुमाते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है। और ये राधा रानी के जन्मोत्सव के उल्लास का प्रतीक माना जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले हमारे अन्य नृत्य हैं जो कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं, जिसमें हमारा पहला है रास नृत्य। इसमें होता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दौरान यह नृत्य किया जाता है। इसमें गोपियाँ और कृष्ण के प्रेम का चित्रण होता है। तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि जैसे रास से संबंधित, रास शब्द ही भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, कि रासलीला कहाँ किससे संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से आपको पता है। तो ये तो गोपियाँ और कृष्ण जी के प्रेम का ही चित्रण है। तो इसमें तो आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो वैसे ही ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। अगला हमारा मयूर नृत्य। ये भी आपको मालूम हो कि मयूर नृत्य जो है ये मोर के पंख से बने वस्त्र पहनकर मोर की तरह नृत्य करते हैं। यह ब्रज की एक अनूठी कला है। नेक्स्ट हमारा झूला नृत्य, जो कि सावन मास में मंदिरों में आयोजित किया जाता है। इसमें भक्ति के साथ झूला झूलते हुए नृत्य किया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं अपना राई नृत्य। तो देखो राई नृत्य कहाँ से का है। तो ये जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि बताइए बुंदेलखंड का मयूर नृत्य किसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा राई नृत्य, क्योंकि इसकी गति मयूर के समान चपल होती है। इसमें और हम जानते हैं कि देखो ये नृत्य जो है ये खुशी और उत्सव का प्रतीक है, जो कि बेड़िया समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। तो ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको हाईलाइट कर लेना है। चलिए अगला है हमारा ख्याल नृत्य। तो देखिए ख्याल नृत्य कहाँ का है। तो ये बुंदेलखंड का है। ये पुत्र के जन्म के समय आयोजित किया जाता है। इसमें रंगीन कागज़ों का मंदिर बनाकर सिर पर रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि इसे चरकुला नृत्य है, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चरकुला नृत्य महिलाओं के द्वारा सिर पर 108 दीपकों सिर पे 108 दीपक को नृत्य करके किया जाता है। उसमें एक चक्रदार जैसा पहिया घुमाया जाता है। तो ये है, और ये कागज़ को मंदिर बनाकर सिर पर रख किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो रंगीन कागज़ का मंदिर बनाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है उसका नाम है ख्याल नृत्य, जो कि बुंदेलखंड का है। और 108 दीपकों का जो चरकुला बनाकर नृत्य किया जाता है वो आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसका नाम है चरकुला नृत्य। अगला हमारा पाई डंडा नृत्य। तो देखिए ये अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कभी कभार समुदाय भी पूछ लेते हैं। तो जो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इस डिटेल को अच्छे से आपको याद रखना है कि ये पाई डंडा नृत्य जो यह अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है, और ये गुजरात के डांडिया के समान एक वीरतापूर्ण नृत्य है। और ये सारे नृत्य कहाँ के हैं। तो ये सारे नृत्य बुंदेलखंड के हैं। नेक्स्ट हमारा सहरा नृत्य, जो कि किसानों के द्वारा फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें डंडों का प्रयोग कर उल्लास मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपने हम। आगे है हमारा धोबिया नृत्य, जो कि पूर्वांचल की पहचान कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में कि यह पूर्वांचल के धोबी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नर्तक और गधे के संबंधों का हास्यास्पूर्ण चित्रण किया जाता है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें गधे और नर्तक के संबंधों का हास्यपूर्ण चित्रण किया जाता है। तो राइट आंसर होगा धोबिया नृत्य। यह विवाह और जन्मोत्सव जैसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलिए अगला है हमारा कर्मा नृत्य। तो देखिए कर्मा नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र की खरवार जनजाति का एक नृत्य है। ये फसल बोने के अवसर पर और खुशी के माहौल में किया जाता है। यह पुरुष और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम जानेंगे इनके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अब तक हमने पढ़ लिए हैं। इस लिस्ट को आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधा एक तो पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए अगला तो पहला है हमारा इसमें चरकुला नृत्य, जो कि मैंने आपको बताया था ये ब्रज क्षेत्र का है। इसमें 108 दीपक का 108 जो जलते हुए दीपक हैं
उनको सिर पर रखकर इस नृत्य को किया जाता है। अगला था राई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में है। ये जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। ये धोबी जो समुदाय है उसका मांगलिक नृत्य है, जिसमें धोबी और जो गधा है उसके बीच में हास्यपूर्ण संबंध का वर्णन किया जाता है। कर्मा नृत्य सोनभद्र का है। ये खरवाड़ जनजाति का फसल नृत्य है। और नटबरी नृत्य, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र का, यह अहीर समुदाय का एक वीरतापूर्ण नृत्य है। चलिए जान लेते भैया। देखो एक तो जो 108 दीपक वाला ये चरकुला नृत्य था, तो उत्तर प्रदेश में ये लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये हमारी प्राचीन परंपराओं, वीरता के किस्सों और समुदायों की एकता को जीवंत रखते हैं। तो खैर ये सभी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ MCQs हैं, बताइए। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ब्रज क्षेत्र। इसमें 108 दीपक को महिला द्वारा सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है सोनभद्र की खरवाड़ जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट होगा आंसर कर्म नृत्य। और नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ख्याल नृत्य। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। देखिए दोस्तों, इस क्लास को हम बहुत ही कम टाइम में अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल आने वाला है। मुश्किल से 3-4 दिन का टाइम रह गया, तो इसलिए आप इस क्लास को जितना अच्छे से हो सके पूरा देखें और कम से कम 1-2 बार देख लें, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। ये मेले न केवल व्यापार का केंद्र बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी हैं। मथुरा जिले में सर्वाधिक 86 मेले लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं? तो राइट आंसर होगा मथुरा, जिसमें 86 मेले लगते हैं। और वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं? तो राइट आंसर होगा पीलीभीत, जिसमें केवल 2 मेले लगते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो है कुंभ मेला, जो कि आपका प्रयागराज में लगता है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये देखो, ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। यूनेस्को द्वारा इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए यूनेस्को के द्वारा कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। चलिए अगला है हमारा नौचंदी मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नौचंदी मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। ये एकता और सौहार्द का प्रतीक है। होली के बाद मेरठ में 1 महीने तक चलने वाला यह एक ऐतिहासिक मेला है। यह एक ओर नौचंदी देवी का मंदिर है तो दूसरी ओर सैयद सालार की दरगाह। इसे दोस्तों इसे हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है क्या है कि एक तरफ तो इसमें नौचंदी देवी जी का मंदिर है और दूसरी तरफ इसमें सैयद सालार की दरगाह भी है। तो ये दोस्तों इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। ये होली के बाद मेरठ में 1 महीने तक चलता है और ये नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं देवा शरीफ मेला, जो कि दोस्तों बाराबंकी में लगता है। तो देखिए दोस्तों ये सूफ़ी मत और श्रद्धा से संबंधित है। प्रसिद्ध सूफ़ी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास में इस मेले को लगाया जाता है। यहाँ आने वाले जायरीन जो रब है वही राम है का संदेश देते हैं। यह मेला कौमी एकता का सबसे बड़ा केंद्र है। देखो आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। ठीक है, और क्यों लगता है? तो ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही की एक परीक्षा में पूछा गया था, शायद ये लेखपाल वाली परीक्षा में पूछा गया था कि देवा शरीफ मेला किस सूफ़ी संत की दरगाह पर लगता है? तो राइट आंसर है हाजी वारिस अली शाह। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ लो कि भाई ये कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और किस शहर में लगता है? तो ये लगता है बाराबंकी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध पशु मेले, जो कि वटेश्वर और दादरी में लगते हैं। तो देखिए जो वटेश्वर मेला है ये यमुना किनारे भगवान शिव के 101 मंदिरों के पास आयोजित होता है। ऊँटों और अन्य पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
दादरी मेला जो कि बलिया का है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। कार्तिक पूर्णिमा पर महर्षि भृगु के शिष्य दर्दुर मुनि के सम्मान में ये आयोजित किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं कि देखो जो ददरी मेला है ये बलिया में लगता है और वटेश्वर मेला आगरा में लगता है। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारे अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मेले। तो दोस्तों इसमें पहला मेला शाकंभरी देवी मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों जो शाकंभरी मेला है ये सहारनपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। कैलाश मेला जो कि आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को प्रसिद्ध मेला है। और खिचड़ी मेला जो कि मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, और जो खिचड़ी मेला ये गोरखपुर ज़िले में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। इसलिए दोस्तों इसको खिचड़ी मेला बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी खिलाई जाती है गोरखपुर में मकर संक्रांति पर। चलिए अगला है लठमार होली, बरसाना में मनाई जाती है। ये तो सभी को मालूम है, ये विश्व प्रसिद्ध उत्सव है जहाँ गोपियाँ लठ से प्रहार करती हैं। मुड़िया मेला ये गोवर्धन में होता है जो कि गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त परिक्रमा करते हैं। मथुरा राज्य का सबसे अधिक मेले आयोजित करने वाला जिला है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि मथुरा में कुल 86 मेले लगते हैं और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं जिनकी संख्या है 2। चलिए अगला है हमारा रामनवमी मेला। तो दोस्तों जो रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन बलरामपुर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है गंगा के किनारे। और सोरो मेला कासगंज में लगता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों तो इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे, एक बार उनको दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेले जो हैं ये मथुरा में लगते हैं जिनकी संख्या है 86। कानपुर और हमीरपुर में 79 मेले आयोजित किए जाते हैं। झांसी में 78 मेले, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट कि सबसे कम मेले पीलीभीत ज़िले में लगते हैं जिनकी संख्या 2 है। और पर्यटन विभाग जो है आगरा, लखनऊ और वाराणसी में विशेष महोत्सव आयोजित करता है। तो खैर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं जिनकी संख्या 86 और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं जिनकी संख्या 2 है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था मथुरा में कुल मिला के 86 मेले। कौमी एकता का प्रतीक देवा शरीफ मेला किस ज़िले में लगता है, बाराबंकी में लगता है और हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। ठीक है, सूफी संत का नाम याद रखो, ये पूछा गया था कि हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर देवा शरीफ मेला लगता है जो कि बाराबंकी ज़िले में है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये मेरठ में लगता है। और बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगता है, तो ये लगता है आगरा ज़िले में। चलिए हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो। शुरुआत करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 0% 6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का। पहला ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है कुल जनसंख्या कितना परसेंट अनुसूचित जनजातियों में है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल जनसंख्या का 0.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 11.34 लाख जनजाति लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला सोनभद्र है और बागपत राज्य का सबसे कम जनजाति आबादी वाला जिला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस ज़िले में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो राइट आंसर होगा बागपत। तो ये दोनों फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे फैक्ट बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख जनजाति समूहों के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं थारू को। तो देखो जो थारू है ये तराई क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, जिसमें लखीमपुर है और महाराजगंज है। अगला है दोस्तों गोंड जनजाति। तो ये सोनभद्र, वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र का एक बड़ा समूह है।
इसके साथ ही दोस्तों खरवार जो है ये सोनभद्र के जुझारू और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग हैं। तो दोस्तों देखो इसमें आपको क्या याद रखना कि थारू जो ये तराई क्षेत्र की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र की है। तो आपको याद रखना है कि थारू जनजाति जो है ये तराई क्षेत्र की जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति दोस्तों सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाराणसी क्षेत्र की है। और खरवार जनजाति ये सोनभद्र की है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए थारूओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये किरात वंश से संबंधित एक जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो ये थारू जो है किस वंश से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा किरात वंश से। विशेषता इनकी ये है कि ये लोग दीपावली को शोक के पर्व में रूप में मनाते हैं, ठीक है। यानी कि दीपावली को शोक के पर्व में कौन लोग मनाते हैं, तो ये मनाते हैं थारू लोग। इनका मुख्य भोजन चावल है और होली के अवसर पर ये लोग प्रसिद्ध खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एक फैक्ट को आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग गोंड जनजाति समूह। तो दोस्तों जो गोंड जनजाति समूह है इसके अंतर्गत धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड जैसी महत्वपूर्ण उपजातियाँ आती हैं। इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये है महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है, बस्ती, जौनपुर और सोनभद्र में। सोनभद्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। चलिए अगला है हमारा दोस्तों खरवार जनजाति, ठीक है। तो खरवार जनजाति और क्रमन नृत्य, यानी कि जो खरवार जनजाति है ये मुख्य रूप से सोनभद्र, देवरिया, बलिया और गाजीपुर जिले में निवास करती है। इनका विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा है जो कि इनकी वीरता और संस्कृति का प्रतीक है। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा बुक्सा और माहीगीर जनजाति। तो दोस्तों जो बुक्सा है ये बिजनौर से संबंधित है। इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इनकी पंचायत के मुखिया को तख्त कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बुक्सा जो है ये बिजनौर में पाई जाती है। इनका संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से है और इनके पंचायत के मुखिया को तख्त कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। अगला है हमारा माहीगीर जो कि बिजनौर की है। यह मछुआरा समुदाय है जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो वह कौन सी जनजाति जो कि इस्लाम धर्म का पालन करती है, तो राइट आंसर होगा माहीगीर, ठीक है। माहीगीर जनजाति जो कि बिजनौर में ज़िले में निवास करती है। ये एक मछुआरा समुदाय जो कि इस्लाम धर्म को मानता है। अगला है दोस्तों सहरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, आप देख लेना PYQ में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आप सब में देख लेना, सहरिया कई बार पूछा गया। तो दोस्तों जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में निवास करती है। यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो कि ललितपुर के जंगलों में रहती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सोनभद्र की कुछ विशेष जनजातियाँ, जिसमें पहली हमारी अगरिया जनजाति, ठीक है, जो कि पारंपरिक रूप से लोहे के काम में दक्ष जनजाति है। अगली है बैगा जनजाति जो कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों और जंगलों के गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है परहिया जनजाति जो कि सोनभद्र के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली एक लघु जनजाति है। तो इन सारी जनजातियों को आप अच्छे से याद रख लें। ज़्यादातर जनजातियाँ जो हैं ये सोनभद्र से रिलेटेड हैं। मैं आपसे देखो एक बात कहना चाहूँगा इस चैप्टर को लेके कि है क्या कि कुछ जनजातियाँ जो कि आपको सीधे सी याद रखनी, जैसे सहरिया है, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे सहरिया ये ललितपुर में है, ठीक है, भोक्सा बिजनौर में है, थारू लखीमपुर खीरी श्रावस्ती महाराजगंज में है। अब कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो अगर मान लो आपको ना भी याद हो परीक्षा में, ठीक है, आप इन सबको तो याद रखेंगे। जैसे सहरिया ललितपुर से संबंधित है तो राइट आंसर आपका सहरिया लगेगा। बुक्सा या भोक्सा बिजनौर से संबंधित है, राइट आंसर आप बिजनौर लगाओगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी जनजाति हैं जो आपको याद ना हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको कहीं मान लो लगे कि यार मैं तुक्का लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप सब में सोनभद्र लगा देना, क्योंकि 90% जितनी भी जनजाति हैं सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही निवास करती हैं और क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर सोनभद्र ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ जो स्पेसिफिक है जैसे सहरिया है, तो आप खासकर उन जनजातियों को याद रखें जिनका जिला सोनभद्र नहीं है, ठीक है। बाकी जो ना याद हो सब में आप सोनभद्र लगा देना, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा गोंड, खरवार, बैगा और अगरिया जनजाति, तो ये सोनभद्र में है। और पंखा पनिका जनजाति ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन जिन के ज़िले आपको पता हैं वो तो आंसर ठीक है, और जिसका नहीं पता उसमें आप सीधे आंसर सोनभद्र लगा देना। अब जैसे सहरिया है ये ललितपुर में है, अब ये नहीं कि आप इसको ना पता है आप इसको याद ही ना करो सीधे सोनभद्र मार दें, ये तो गलत है। मतलब जहाँ पर आपको सिंगल ज़िले लग रहे हैं, सिंगल ज़िला, वहाँ पे आपको उनके ज़िले याद कर लेने, और जो आपको नहीं याद है उनमें आप सीधे आप सोनभद्र आंसर लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जनजाति हैं वो सोनभद्र में ही निवास करती हैं।
तो आंसर जो मैक्सिमम का आंसर सोनभद्र आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, बलिया दूसरे नंबर पे आता है और देवरी इसमें तीसरे नंबर पे आता है। हालांकि आपको इसमें सोनभद्र मेन मुख्य रूप से याद करना है। और सोनभद्र ज़िला जो है राज्य की जनजातीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जनजातीय राजधानी किसको बोला जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका सोनभद्र। चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये है आपकी थारू जनजाति। प्रसिद्ध कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये खरवार जनजाति संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो वो ज़िला आपका है जालौन और अयोध्या। ठीक है, जालौन और अयोध्या ज़िले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। चलो भैया आगे देख लेते हैं। अच्छा ये तो रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों। हाँ अब क्लास हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करें। और दोस्तों आपने जितना भी अभी तक पढ़ लिया है हर एक चीज़ को रिवाइज करें, जिससे आपका आने वाली परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्योंकि दोस्तों देखो रिवीजन सक्सेस की एक की है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, लास्ट टाइम केवल रिवीजन काम में आता है। इसलिए क्लास जो है मैं मैराथन क्लास लेकर आया हूँ और ऐसी मैं अभी और क्लास लेकर आऊँगा जो कि आपके आने वाले पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।